हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ध्वनि तरंगों से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि तरंगें होती किस टाइप की हैं। तो मेनली दो टाइप की तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें, अनुदैर्घ्य या फिर अनुप्रस्थ। ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगें होती हैं जिसमें तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। वहीं अनुप्रस्थ तरंग वो होती है जिसमें तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा से लंबवत होती है। लंबवत होती है उसे अनुप्रस्थ तरंग, और जिसमें समांतर होती है दिशा कणों के कंपन की दिशा के, उसे अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। तो जो ध्वनि तरंग होती है वो एक टाइप से अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। निर्वात में ध्वनि तरंग का संचरण नहीं हो सकता। ये तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण संपीड़न, कंप्रेशन एवं विरलन, रिफ्रैक्शन के रूप में होता है। जो ध्वनि तरंगें हैं वो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के रूप में संचरित होती हैं। ये तरंगें ठोस, द्रव या गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में संचरण कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों की चाल विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। जैसे जैसे प्रत्यास्था बढ़ती है वैसे ही ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तीनों प्रकार के माध्यमों में से ठोस माध्यम की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है। ये आपको याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद गैस में होती है। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था ठोस की होती है, इसलिए ठोस में सबसे ज़्यादा चाल होती है ध्वनि की। अब ध्वनि पर घनत्व का प्रभाव हम देख लेते हैं। माध्यम का घनत्व ध्वनि की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि घनत्व ज़्यादा होगा तो जो ध्वनि की चाल है वो कम होगी। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तापमान पर देखते हैं। तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। यदि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी हो जाएगी। याद रखना है, पॉइंट आ सकता है। डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे, यदि ध्वनि जो माध्यम है उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल में कितनी बढ़ोतरी होगी, 0.61 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि B समानुपाती होता है √T। ठीक है, ये इनका रिलेशनशिप है। अगला है दाब। जो ध्वनि की चाल है वो दाब से प्रभावित रहती है, यानी कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है आपसे। अगर दाब है तो दाब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी पदार्थ पर दाब चेंज हो रहा है, आपसे बोला जाएगा तो ध्वनि में कितना परिवर्तन होगा, ये पूछा जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ध्वनि की चाल दाब से प्रभावित रहती है। अब देखते हैं आवृत्ति। एकांक समय में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू के द्वारा दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है। तो एकांक समय में किए गए दोलनों तथा कंपनों की संख्या को आवृत्ति बोला जाता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन भी बनता है कि यदि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जैसे कि यहाँ पर वायु है एक तरफ और एक तरफ जल है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि ध्वनि जा रही है तो उसकी जो चाल है, चाल और तरंगदैर्घ्य, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। इसके अलावा चाल और तरंगदैर्घ्य ये चेंज हो जाते हैं और आवृत्ति चेंज नहीं होती है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। आवृत्ति चेंज नहीं होती है, चाल और तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि की तीव्रता को हम बेल, इसका मात्रक होता है बेल में बताते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को। अगला है आवर्तकाल। माध्यम के कण द्वारा
एक दोलन या कंपन को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। दो क्रमागत संपीड़नों या बेलनों को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय भी आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। और जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, न्यू इक्वल टू 1/t। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो क्रमागत संपीड़नों और बेलनों के मध्य की दूरी, जिसको लैम्बडा से शो करते हैं, वो तरंग दैर्घ्य होता है। आयाम माध्यम के कण का मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। माध्यम के कण का मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। लाउड स्पीकर ध्वनि का आयाम बढ़ाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि लाउड स्पीकर क्या करता है? ध्वनि का आयाम बढ़ा देता है। इसके बाद आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 टाइप से बांटा गया है: अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगों को बोला जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की वाली तरंगें होती हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। भूकंपीय तरंगें, ज्वालामुखीय तरंगें, ये इनके एग्जाम्पल हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। कान नहीं सुन सकता है 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगों। अगली होती हैं श्रव्य तरंगें, जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कि हमारा कान कितनी आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारा कान सुन सकता है। इन तरंगों को बोला जाता है श्रव्य तरंगें, यानी कि सोनिक वेव्स। अब है पराश्रव्य तरंगें, जिन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर उनकी आवृत्ति होती है। एक कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, ना तो अपश्रव्य सुनी जा सकती है, ना ही पराश्रव्य। लेकिन जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उन्हें डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते आदि जानवर सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य तरंगों को? या तो गाल्टन की सीटी के द्वारा, गाल्टन की सीटी, ठीक है, या फिर दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से दाब विद्युत प्रभाव द्वारा, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से दाब विद्युत प्रभाव द्वारा, इसके द्वारा हम पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। इनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए दूर तक भेजी जा सकती हैं। ये जो पराश्रव्य तरंगें हैं उनके उपयोग क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होते हैं। सोनोग्राफी में, दिमाग के ट्यूमर का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, संकेत भेजने में, हवाई अड्डों पर धुंध को हटाने में, सोनार वेव्स यानी कि साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग प्रणाली में इसका उपयोग होता है। दूध के अंदर के जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर में, कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ियों के पुर्जे साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला पॉइंट आपको बता ही दिया था कि यदि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, किंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अब ध्वनि तरंग के लक्षण देख लेते हैं हम। इसके बाद सबसे पहला है तीव्रता। ठीक है, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा ही ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। और इसे डेसिबल में मापा जाता है। इसमें डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि एक और मात्रक होता है इसका, बेल भी मात्रक होता है ध्वनि की तीव्रता मापने का, लेकिन ये बड़ा होता है इसलिए हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो वार्तालाप होता है वो 30 से 60 डेसिबल का होता है। ध्वनि प्रदूषण कम माना जाता है। जब 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा WHO के अनुसार। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ग्रीन मफलर नामक योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ग्रीन मफलर नामक योजना प्रारंभ की है।
जिसके तहत सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरापन, अवसाद, हाई बीपी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तारत्व की तरफ। तारत्व का मतलब होता है पिच। ध्वनि का वह गुण जिससे किसी आवाज़ को मोटा या बारीक कहा जाता है, यानी कि किसी की आवाज़ हैवी है, किसी की आवाज़ श्रिल है, ये कैसे पता लगेगा? ध्वनि के तारत्व से, जिसे पिच कहा जाता है। ये तारत्व होता है, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तारत्व आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होता है। ध्वनि के तारत्व को मापा नहीं जा सकता है। शेर की जो दहाड़ होती है उसका तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट की तुलना में कम होता है। शेर की दहाड़ का तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट की तुलना में कम होता है, ये आपको याद रखना है। यदि आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा, क्योंकि आवृत्ति और तारत्व एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रबलता देखते हैं आप, लाउडनेस। व्यक्ति के कानों की संवेदनशीलता का माप प्रबलता होती है। यह ध्वनि के माध्यम पर भी निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है। कोई एक ध्वनि किसी व्यक्ति के लिए तेज है या प्रबल और दूसरे व्यक्ति के लिए मृदु हो सकती है। यह किस पर निर्भर करेगा? लाउडनेस पर, प्रबलता पर निर्भर करेगा। इसको जो व्यक्त करने का मात्रक है, प्रबलता को व्यक्त करने का, वो है फोन। ठीक है, फोन बोलते हैं उसको, मात्रक को याद रखना है आपको। ध्वनि की प्रबलता को मापने का मात्रक है फोन। जो प्रबलता है और ध्वनि की तीव्रता, जिसको आई बोलते हैं हम, उसमें संबंध होता है प्रबलता इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। ठीक है, याद रखना है आपको, प्रबलता प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, ये संबंध होता है। अगला है हमारा क्वालिटी, जिसे गुणवत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता व समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। यानी कि समान तारत्व और प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद करने का गुण ध्वनि की गुणवत्ता कहलाता है। अगला है ध्वनि का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जब ध्वनि उचित परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, जैसे कि लाइट का परावर्तन भी होता है। जो ध्वनि है वो परावर्तन के नियमों की पालना करती है। इसके लिए बड़ी परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है, और वो बड़ी परावर्तक सतह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि पहाड़। क्योंकि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए बड़ी सतह की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब होती है प्रतिध्वनि। जब व्यक्ति किसी उचित परावर्तक सतह से सामने जोर से चिल्लाता है तो कुछ समय पश्चात उसे अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच। ठीक है, जो कान पर ध्वनि का प्रभाव है वो लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग लाउड स्पीकर तथा स्टेथोस्कोप में किया जाता है। किसी ध्वनि के लिए एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी हो सकती हैं। जब ध्वनि की चाल 350 मीटर पर सेकंड है तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी को लैम्डा तरंगदैर्घ्य से स्पष्ट दिखाते हैं। तो b/t, t क्या है यहाँ पर? आवर्तकाल है। और आवर्तकाल कितना होता है कान तक पहुँचने के लिए? 1/10 सेकंड, मैंने अभी बताया था, यानी कि 0.1 सेकंड। तो 350 × 0.1, इसका आंसर आ जाएगा 35 मीटर। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है? 17.5 मीटर। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर या फिर 16.6 मीटर भी हो सकता है ऑप्शन में। श्रोता और परावर्तक की ध्वनि के सुनने के लिए बीच में जगह 17 मीटर या फिर 16.16 मीटर होनी चाहिए। अगला है अनुरणन, जिसे रिवर्बरेशन भी कहते हैं। ठीक है, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न ध्वनि
बहुल परावर्तन के कारण लंबे समय तक बनी रहती है। ये बारंबार परावर्तन जो ध्वनि को स्थायित्व प्रदान करता है अनुरणन कहलाता है। सिनेमा हॉल में अनुरणन को कम करने के लिए दीवारें खुरदरी एवं छिद्रित बनाई जाती हैं। बादलों का गरजना अनुरणन का ही उदाहरण है। अनुरणन रेवर्बरेशन का मतलब होता है बार बार परावर्तन होना। जो बादल गरजते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बादलों का गरजना किसका एग्जाम्पल है, तो वो ध्वनि के अनुरणन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो भी अनुरणन के कारण होती है। अब है ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित होती है। इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। जब ध्वनि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर होती है, परंतु विरल से सघन माध्यम में जाने पर वह अविलंब के नज़दीक आती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही रात में ध्वनि दिन की तुलना में अधिक दूर तक सुनाई देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि तारों का चमकना लाइट का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ध्वनि का विवर्तन। विवर्तन का मतलब क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि अवरोधक सतह के किनारों से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है। ये विवर्तन के कारण होता है कि कमरे में बैठे व्यक्ति को बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये गुण ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। जब इसी कोटि के मार्ग में कोई वस्तु आती है तो ध्वनि मुड़ जाती है उसके किनारों से, उसको ही विवर्तन बोला जाता है। अगला है ध्वनि का व्यतिकरण। जब दो समान आवृत्ति और आयाम की ध्वनियाँ माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं तो ध्वनि की ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इसे ही ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण 2 टाइप का होता है। एक तो कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, इसमें ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि ध्वनियाँ समान कला में होती हैं। तो ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है, इसे कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण बोलते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण और असंपोषी व्यतिकरण बोला जाता है इनको, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन है इसको बोला जाता है विनाशी व्यतिकरण। इसमें ध्वनि की जो दोनों ध्वनियाँ होती हैं विपरीत कला में होती हैं और इसमें जो ध्वनि की तीव्रता है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, अब है रेजोनेंस, अनुनाद। माध्यम का कोई कण जब स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा हो और उस पर समान आवृत्ति का कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उसके आयाम में वृद्धि होती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। जब कोई कण स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा है और उस पर समान आवृत्ति का कोई बाह्य बल आरोपित कर दिया जाए तो उसका आयाम बढ़ जाता है, इसे ही अनुनाद कहते हैं। ध्वनि तरंगें स्वतंत्र कण के आयाम में वृद्धि करती हैं। रेडियो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रेडियो है वो रेजोनेंस पर काम करता है। रेडियो रेजोनेंस पर काम करता है ध्वनि के अनुनाद पर। ठीक है, पुल पार करते समय सेना के जवानों को कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कदम से कदम मिलाकर आप चलते हो तो रेजोनेंस होने की संभावना रहती है और उसके कारण ब्रिज टूट सकता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वाइवा में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। डॉपलर प्रभाव देखते हैं अब। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी मूल आवृत्ति से भिन्न लगती है। ठीक है, इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य गति होती है, आपेक्षिक गति, तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि को आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं और श्रोता व स्रोत के मध्य की दूरी ध्वनि की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये जो प्रभाव है ये वायुयानों व पनडुब्बियों की चाल निर्धारित करने में, तारों की गति का पता लगाने में काम आता है इसका। ठीक है, प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आ चुके हैं। ये अयांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। एसी परपथ में धारा के बदलने पर भी ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। निर्वात व वायु में इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है।
ठीक है। एग्जाम्पल है एक्सरे, गामा रे और यूवी रे, ठीक है। तो जो प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति तरंगें होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। एसी परपथ में धारा के बदलने पर भी ये तरंगें उत्पन्न होती है। निर्वात और वायु में इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल हैं इनके एक्सरे, गामा रे और यूवी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।